स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं कनिश और आप देख रहे हैं स्कैरी एंजल टेल्स हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों आज की कहानी में जो लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए आपको हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और डरावनी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखें डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस शहर में आने का मेरा कोई सपना नहीं था, बस ज़रूरत थी। और ज़रूरत अक्सर इंसान को ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां वो खुद को धीरे धीरे पहचानना बंद कर देता है। काम की तलाश में दिन निकल जाते थे और शाम होते होते मन इतना थक जाता था कि किसी भी छत को घर मान लेने का मन करने लगता था। उसी थकान में मुझे वो घर मिला, शहर से थोड़ा हटकर, पुराना सा, लेकिन बाहर से देखने पर अब भी संभला हुआ, जैसे समय ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि धीरे धीरे थका दिया हो। मैंने जब पहली बार उस घर में कदम रखा तो दीवारों की नमी और हवा की ठंडक ने मुझे अजीब तरह से घेर लिया, जैसे कोई जगह अपने नए रहने वाले को परख रही हो। पहली रात मैं देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर एक पुराना बरगद था जिसकी पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, और मुझे पहली बार लगा कि कुछ चीजें सिर्फ दिखाई नहीं देती, वे महसूस की जाती हैं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी सन्नाटा खाली नहीं लग रहा था, जैसे कोई चुपचाप बैठा हो और मेरी मौजूदगी को स्वीकार करने में समय ले रहा हो। मैं जानता था ये डर नहीं था, ये किसी आने वाली चीज की बहुत हल्की सी सूचना थी जिसे मैंने थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो उसे देखा। वो सामने वाले घर के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में पानी का बर्तन, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता, जैसे वो किसी को नहीं बल्कि किसी इंतजार को देख रही हो। हमारी नजरें मिली और उसने हल्की सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो सवाल नहीं पूछती, बस सामने वाले को सहज कर देती है। उसने पूछा कि मैं नया हूं क्या, और जब मैंने हाँ कहा तो उसने बस इतना कहा कि ये इलाका शांत है पर रातें लंबी होती हैं। उस वाक्य में ना डर था ना चेतावनी, फिर भी वो मेरे मन में अटक गया। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगीं, कभी सुबह की हल्की धूप में, कभी शाम की ठंडी हवा में। वो अपने बारे में बहुत कम बताती थी और मैं अजीब तरह से उससे ज्यादा जानने की जिद नहीं करता था, क्योंकि उसके साथ खड़े रहना ही मुझे काफी लगने लगा था। उसके साथ खड़े होकर मुझे पहली बार लगा कि शायद घर ईंटों से नहीं बनता बल्कि किसी की मौजूदगी से बनता है, और शायद इसी एहसास को लोग प्यार कहते हैं। उसने कभी मेरे कमरे के अंदर कदम नहीं रखा, दरवाजे तक आकर रुक जाती थी, जैसे अंदर की हवा उसके लिए नहीं बनी हो। मैं जब भी उससे पूछता वो बस बात बदल देती। उस वक्त मुझे ये उसकी आदत लगी, पर अब सोचता हूं तो लगता है वो आदत नहीं थी, एक सीमा थी जिसे पार करना मेरे लिए मना था, और जिसका मतलब मुझे बहुत देर से समझ आया। एक रात उसके जाने के बाद मैं फिर से उसी खिड़की के पास बैठा था। बरगद की पत्तियां फिर से बिना हवा के हिल रही थीं और कमरे में वही ठंडक लौट आई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सारी गर्मी खींच ली हो। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे घर में अब सिर्फ मैं नहीं रहता था, और ये भी कि जिस इंसान में मुझे घर मिला था वही शायद उस घर का सबसे बड़ा राज थी। उसके बाद के दिनों में वो घर मेरे लिए सच में घर बनने लगा, या शायद मैं खुद को यही समझाने लगा, क्योंकि जब इंसान किसी से जुड़ने लगता है तो वो आसपास की हर अजीब चीज को सामान्य मानने की कोशिश करता है। सुबह दरवाजा खोलते ही अगर वो दिख जाती तो पूरा दिन हल्का लगता, और अगर किसी दिन वो न दिखे तो वही घर अचानक थोड़ा भारी लगने लगता, जैसे दीवारों ने अपनी जगह बदल ली हो। मुझे धीरे धीरे उसकी आदत हो गई थी, इतनी कि शाम को लौटते वक्त कदम अपने आप उसके घर की तरफ मुड़ जाते, और अगर वो बाहर खड़ी मिल जाती तो लगता जैसे दिन भर की थकान किसी ने चुपचाप ले ली हो। हम ज्यादा बातों में नहीं उलझते थे, पर जितनी बातें होती थीं वे धीरे धीरे भीतर उतर जाती थीं। उसने कभी मुझसे सीधे ये नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है, और न मैंने कभी उससे प्यार का जिक्र किया, लेकिन कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं मौजूदगी से बनते हैं, और हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। वो मेरे सामने बैठती, कभी कभी बस चुपचाप, और मैं महसूस करता कि उस खामोशी में भी कुछ चल रहा है, जैसे दो लोग नहीं बल्कि दो जिंदगियां एक दूसरे की सांसों की लय पहचान रही हों। मगर उसी खामोशी में कुछ दरालें भी थीं जिन्हें मैं जानबूझकर नहीं देखता था। वो हमेशा सूरज ढलने से पहले अपने घर लौट जाती, और अगर कभी देर हो जाती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती, जैसे समय उसके खिलाफ हो गया हो। मैंने एक दिन यूं ही पूछ लिया कि उसे रात से इतनी परेशानी क्यों होती है, तो वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि कुछ आदतें बचपन से बन जाती हैं और उन्हें बदलना आसान नहीं होता। उसके जवाब में सच्चाई कम और टालने की कोशिश ज्यादा थी,
पर उस वक्त मुझे बस इतना काफ़ी लगा कि वो मुझसे झूठ बोलते हुए भी शांत दिखना चाहती थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि घर की चीज़ें भी बदल रही हैं। दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयाँ अब पहले जैसी नहीं लगती थीं, और रात को अगर मैं देर तक जागता तो ऐसा लगता जैसे कोई बहुत हल्की सी हलचल कमरे के भीतर ही हो रही हो। कभी पंखे की आवाज़ में अजीब सा उतार चढ़ाव, कभी खिड़की के पास अचानक ठंडक का बढ़ जाना, और हर बार वही एहसास कि कुछ है जो दिखाई नहीं देता पर मौजूद है। मैं खुद को समझाता रहा कि ये सब नई जगह का असर है, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो डर को भी थकान का नाम देकर टाल देता है। एक शाम वो मेरे घर के आंगन में बैठी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्का सा नारंगी रंग फैल रहा था। उसने पहली बार मेरे घर को ध्यान से देखा, जैसे हर दीवार को याद कर रही हो। उसने कहा कि ये घर मुझे स्वीकार कर चुका है, और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो किसी आम बात के बारे में नहीं बल्कि किसी फैसले के बारे में बोल रही हो। मैंने हंसकर कहा कि घर क्या किसी को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, पर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई नहीं, बस आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं तब भी ठीक से नहीं समझ पाया। उसी रात मैंने सपना देखा कि मैं उसी घर में बैठा हूँ, लेकिन घर थोड़ा अलग है। दीवारें गीली हैं, फर्श ठंडा है और खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ है। सपने में उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि कुछ चीज़ें मिलने से पहले कीमत मांगती हैं, और जब मैंने उससे पूछा कि कीमत क्या है तो वो बस मुस्कुरा दी। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा, दिल तेज धड़क रहा था, और कमरे में वही अजीब सी ठंडक फैली हुई थी जो अब मेरे लिए नई नहीं रही थी। अगले दिन मैंने उससे सपने का जिक्र किया। वो ध्यान से सुनती रही, बिना बीच में टोके, और जब मैंने बात खत्म की तो उसने बस इतना कहा कि सपने कभी कभी सच से पहले आ जाते हैं। उसके इस वाक्य के बाद मुझे पहली बार लगा कि वो सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रही थी, बल्कि किसी तरह मेरी जिंदगी की दिशा तय कर रही थी। उस पल भी मैंने इसे प्यार का असर समझा, क्योंकि जब इंसान किसी पर भरोसा करता है तो चेतावनियां भी उसे संकेत नहीं बल्कि संयोग लगने लगती हैं। कुछ ही दिनों में हमारा रिश्ता नाम पाने लगा। बिना कहे ही वो मेरी हो गई थी और मैं उसका। पर उसी के साथ एक अजीब बदलाव भी आया। घर अब मुझे सुकून नहीं देता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कसकर पकड़ रहा हो। रात को अगर मैं देर से सोता तो दीवारों से आती हल्की सी चर्राहट मुझे चौंका देती, और हर बार खिड़की की तरफ देखने पर वही एहसास होता कि बाहर कोई खड़ा है जो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा, बस इंतजार कर रहा है। और उस इंतजार में कहीं ना कहीं मुझे पहली बार ये डर महसूस हुआ कि जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा हूँ वो शायद मेरे घर का हिस्सा नहीं बनी थी। शायद मैं ही धीरे धीरे किसी पुराने, बहुत पुराने सच का हिस्सा बन रहा था। उसके बाद से मेरा ध्यान बाहर की दुनिया से ज्यादा घर के भीतर रहने लगा। जैसे मेरे लिए शहर, काम और लोग सब धुंधले होते जा रहे हों, और साफ सिर्फ वही दिख रहा हो, वो और ये घर। सुबह उठते ही अगर वो दिख जाती तो लगता दिन सही दिशा में शुरू हो गया है, और अगर किसी वजह से वो ना दिखे तो वही दीवारें अचानक ज्यादा करीब आ जाती, जैसे कमरा थोड़ा सिकुड़ गया हो। मैं ये मानने लगा था कि ये सब प्यार की सामान्य बेचैनी है, क्योंकि प्यार में इंसान चीज़ों को समझने के बजाय महसूस करने लगता है। वो अब कभी कभी देर तक रुकने लगी थी, पर हर बार सूरज पूरी तरह डूबने से पहले चली जाती थी। एक दिन मैंने मजाक में कहा कि क्या वो अंधेरे से डरती है, तो उसने बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखा और कहा कि डर शब्द छोटा होता है, कुछ चीज़ें डर से बड़ी होती हैं। उसके बाद वो चुप हो गई, और उस चुप्पी में मुझे पहली बार लगा कि मैंने कोई ऐसी बात छेड़ दी है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में एक अजीब सा अपनापन आने लगा, पर वो अपनापन सामान्य नहीं था। वो मेरे घर को ऐसे देखती थी जैसे वो उसका अपना हो, जैसे दीवारों को पहचानती हो, जैसे फर्श की ठंडक से परिचित हो। कभी कभी वो बिना कुछ कहे बस मेरे कमरे में खड़ी रहती, दरवाजे के पास, और उसकी आंखें कमरे के कोनों में घूमती रहती, जैसे वो कुछ देख रही हो जिसे मैं नहीं देख पा रहा था। उस वक्त मुझे ये अच्छा लगता था कि वो मेरे घर को अपनाने लगी है, पर अब सोचता हूं तो लगता है शायद वो घर को नहीं बल्कि किसी और चीज को देख रही थी। एक रात वो देर तक बैठी रही। बाहर अंधेरा गहरा चुका था और बरगद की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। कमरे में वही ठंड फैलने लगी थी, पर इस बार मुझे ठंड से ज्यादा उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी। उसने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये घर छोड़ने का कभी मन करता है। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि यही तो अब मेरा घर है। ये सुनकर उसने बहुत हल्की सी मुस्कान दी, और उस मुस्कान में पहली बार मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मुझे असहज कर गया, जैसे किसी को अपनी बात का जवाब मिल गया हो। उस रात उसके जाने के बाद मैं देर तक सो नहीं पाया। बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे में चल रहा है, पर जब भी आंख खोलता सब कुछ वैसा ही होता।
पंखा घूम रहा था, घड़ी चल रही थी और खिड़की के बाहर वही बरगद खड़ा था। पर उस सब के बीच एक अजीब सी मौजूदगी थी जो आवाज़ नहीं करती थी, बस महसूस होती थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है तो हर चीज़ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अगली सुबह मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही है। उसने पहले तो बात टालने की कोशिश की, फिर बोली कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, जिए जाते हैं। उसके शब्द भारी थे पर आवाज़ शांत। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मुझसे कुछ भी कह सकती है, और उस पल मुझे लगा कि मैंने सही किया है, क्योंकि प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं किस हद तक जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से उसने मेरे घर में ज़्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। वो अब सिर्फ दरवाजे तक नहीं रुकती थी, बल्कि कमरे के भीतर आ जाती थी, पर कभी खिड़की के पास नहीं जाती थी। खिड़की के पास जाते ही उसका चेहरा बदल जाता, जैसे वहाँ कुछ ऐसा हो जिसे वो देखना भी नहीं चाहती, या शायद देख चुकी हो। मैंने एक दिन खिड़की की तरफ इशारा करके पूछा तो उसने बस इतना कहा कि कुछ चीज़ें बाहर ही रहनी चाहिए। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरा घर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा। रात को कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे साथ सांस ले रहा हो, और सुबह उठकर देखता तो कमरे में वही ठंड जमा रहती। उस ठंड में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आदत थी, जैसे ये सब हमेशा से ऐसा ही रहा हो और मैं ही देर से समझ रहा हूँ। और उसी आदत के बीच एक दिन मुझे पहली बार ये ख्याल आया कि अगर वो चली गई तो क्या ये घर मुझे जाने देगा। ये सवाल अचानक नहीं आया था, ये कई रातों की खामोशी से बनकर आया था। मैंने खुद से कहा कि ये सब बेकार की सोच है, क्योंकि प्यार इंसान को सुरक्षित करता है, बांधता नहीं। पर मन के किसी कोने में एक आवाज़ थी जो बहुत धीमे कह रही थी कि कुछ प्यार बांधने के लिए ही आते हैं। उस शाम जब वो आई तो उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर आंखों में कुछ बदला हुआ था। उसने मेरे हाथ को थोड़ी देर थामे रखा और कहा कि हर घर किसी न किसी कीमत पर टिकता है। मैंने उससे पूछा कि कीमत क्या होती है, तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि जब वक्त आएगा तो घर खुद बता देता है। उसके जाने के बाद मैं देर तक उसी जगह बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था, पर खाली नहीं, और पहली बार मुझे साफ महसूस हुआ कि ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही थी। कहीं न कहीं बहुत धीरे धोखे की परछाई भी इस घर की दीवारों पर उभरने लगी थी। उसके बाद से घर में समय का बोध थोड़ा बदल गया था, जैसे घड़ियां सही चल रही हों लेकिन उनके मायने कुछ और हो गए हों। दिन छोटे लगने लगे थे और रातें बिना किसी वजह के लंबी। मैं काम से लौटता, दरवाज़ा खोलता और हर बार वही एहसास मिलता कि मैं किसी ऐसी जगह लौट रहा हूँ जो मुझे पहचानती है पर पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। दीवारें अब भी वही थीं, फर्श भी वही, पर हवा में एक स्थायी ठंड बस गई थी, ऐसी ठंड जो मौसम से नहीं यादों से आती है। वो अब अक्सर चुप रहने लगी थी, बातें होती थीं पर पहले जैसी नहीं। कभी कभी वो मेरे सामने बैठी रहती और उसकी नज़रें मेरे चेहरे से फिसलकर कमरे के कोनों में चली जाती, जैसे वहाँ कुछ लिखा हो जिसे वो पढ़ रही हो। मैं पूछता तो वो कहती कि उसे सिर में हल्का सा दर्द है या बस थकान है। मैं मान लेता, क्योंकि प्यार में इंसान सवालों से ज़्यादा बहाने इकट्ठा करता है ताकि सच से टकराना न पड़े। एक रात मैंने महसूस किया कि कमरे में मेरी सांसों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई दे रही है। मैं लेटा हुआ था, आंखें बंद, और फिर भी जाग रहा था। उसी खामोशी में मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से मेरा नाम लिया हो। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं तय नहीं कर पाया कि ये बाहर से आई थी या मेरे भीतर से। मैंने आंखें खोली, कमरा वैसा ही था, पर खिड़की के पास अंधेरा कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, जैसे वहाँ रोशनी टिक नहीं पा रही हो। अगली सुबह मैंने इस बारे में उससे नहीं बताया। मुझ पर भरोसा नहीं था, शायद इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था कि अगर मैंने ये कहा तो वो चुपचाप मुस्कुरा देगी और उसकी वो मुस्कान मुझे किसी जवाब से ज़्यादा डरा देगी। उस दिन उसने बस इतना कहा कि मुझे नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अधूरी नींद इंसान को ऐसी बातें दिखाती है जो होती नहीं। मैंने सिर हिलाया, पर मन के भीतर कुछ असहज सा बैठ गया, क्योंकि उसने जो कहा था वो सलाह नहीं, तसल्ली लग रही थी। धीरे धीरे उसके आने जाने का समय और सख्त हो गया। वो अब सिर्फ एक तय घड़ी में आती और ठीक उसी समय चली जाती। अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करता तो वो हाथ छुड़ाकर कहती कि कुछ चीज़ें समय पर न की जाएं तो बिगड़ जाती हैं। उसके शब्द साधारण थे, पर उनमें एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे वो किसी नियम से बंधी हो जिसे तोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। एक शाम जब वो आई तो उसके हाथ बहुत ठंडे थे। मैंने यूं ही कह दिया कि मौसम तो इतना ठंडा नहीं है, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेलियां थोड़ी देर मेरी हथेलियों में रखे रहीं।
उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी बहुत पुरानी चीज को छू रहा हूं, जो गर्मी को याद तो करती है पर उसे पकड़ नहीं पाती। मैंने अपने हाथ खींच लिए और उसी पल उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी शिकन आई जो तुरंत गायब भी हो गई। उस रात घर में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़ी हुई पत्तियों की, गीली मिट्टी की और किसी ऐसी चीज की जो बहुत समय से बंद रही हो। मैं उठकर खिड़की के पास गया, पर बाहर सब सामान्य था। बरगद खड़ा था जैसे हमेशा से खड़ा रहा हो, पर उसकी जड़ें अब मुझे पहले से ज्यादा उभरी हुई लगी, जैसे वो धीरे धीरे जमीन से बाहर आ रही हों। मैंने खिड़की बंद की और खुद से कहा कि ये सब दिमाग का खेल है, क्योंकि इंसान जब प्यार में डूबता है तो डर भी उसी शक्ल में दिखने लगता है। अगले दिन मैंने पहली बार खुद से पूछा कि अगर वो सच में चली गई तो क्या मैं इस घर में रह पाऊंगा। ये सवाल आते ही मुझे अजीब सा गुस्सा आया, जैसे मैंने कोई गलत बात सोच ली हो। पर उसी गुस्से के नीचे एक डर था जो अब साफ होने लगा था। डर उसके जाने का नहीं, बल्कि डर इस बात का कि शायद वो कभी पूरी तरह मेरी थी ही नहीं। उस शाम उसने कहा कि उसे मुझसे एक वादा चाहिए। वादा छोटा था, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को बिना बताए नहीं छोड़ूंगा। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी बाहर नहीं आई। मैंने पूछा कि ऐसा वादा क्यों, तो उसने बस इतना कहा कि कुछ रिश्ते जगह से जुड़े होते हैं और उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। मैंने उस पल वादा कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, या शायद इसलिए कि घर ने उस वक्त तक मुझे छोड़ने का मन ही नहीं बनाया था। पर वादा करते ही मुझे पहली बार साफ महसूस हुआ कि ये रिश्ता अब बराबरी का नहीं रहा। कहीं न कहीं मैं किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां पीछे मुड़ने का फैसला मेरे हाथ में नहीं रहने वाला था। और उसी एहसास के साथ पहली बार मुझे ये साफ समझ आया कि प्यार हमेशा धोखे से नहीं टूटता। कभी कभी वो धोखे की तरफ खुद ही धीरे धीरे बढ़ता है, ये सोचकर कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद से मुझे ये साफ महसूस होने लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा फैसला नहीं रह गया है। सुबह उठते ही अगर मन करता कि आज कहीं और चला जाऊं, तो घर के भीतर ही कुछ ऐसा होता कि मैं रुक जाता। कभी अचानक सिर भारी लगने लगता, कभी सीने में अजीब सी घबराहट, और कभी बस ये ख्याल कि अगर मैं अभी गया तो कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं इसे अपनी कमजोरी समझता रहा, पर सच ये था कि घर ने मुझे अपनी लय में बांधना शुरू कर दिया था। वो अब मुझसे पहले से ज्यादा करीब रहने लगी थी। उसकी मौजूदगी में डर कम लगता था, और शायद यही सबसे बड़ा धोखा था। जब भी घर कुछ अजीब करता, मैं खुद से कहता कि जब वो मेरे साथ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता। वो मेरी आंखों में देखकर कहती कि सब ठीक है, और उसे एक वाक्य में इतना भरोसा होता कि बाकी सारी शंकाएं चुप हो जाती। मुझे नहीं पता था कि भरोसा कभी कभी सच्चाई को देखने से रोकने का सबसे आसान तरीका होता है। एक शाम उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है। उसकी आवाज में झिझक नहीं थी, बस एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि ये घर उसे समझता है, और अगर मैं भी समझना चाहता हूं तो मुझे डर छोड़ना होगा। मैंने पूछा कि वो क्या दिखाने वाली है, पर उसने जवाब नहीं दिया, बस उठी और खिड़की की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो वही जगह थी जहां जाने से वो हमेशा बचती थी। उसने पहली बार खिड़की खोली। बाहर बरगद वैसा ही खड़ा था, पर उस शाम उसकी परछाई ज्यादा गहरी थी, जैसे पेड़ नहीं, कोई बहुत पुरानी आकृति हो। उसने कहा कि इस घर और उस पेड़ के बीच एक रिश्ता है, और कुछ रिश्ते समय से नहीं, यादों से चलते हैं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, पर उसकी आवाज़ सुनते हुए मुझे लगा जैसे वो कोई कहानी नहीं, बल्कि कोई स्वीकारोक्ति सुना रही हो। उसी रात उसने मुझसे कहा कि वो मुझे खोना नहीं चाहती। उसके शब्द सीधे दिल तक गए, क्योंकि उस वक्त मैं भी यही महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं पहले ही ऐसा वादा कर चुका हूँ। शायद उस वक्त मेरे लिए वादे और फैसले एक ही चीज़ बन चुके थे। उसके बाद से सपने और साफ होने लगे। अब वे बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि किसी क्रम में आने लगे थे। हर सपने में वही घर, वही बरगद और वही लड़की, पर उसका चेहरा हर बार थोड़ा अलग होता। कभी वो वैसी होती जैसी मैं उसे जानता था, और कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती जो मुझे जगा देती थी। मैं पसीने में भीगा उठता और महसूस करता कि कमरे की ठंड अब मेरी त्वचा के भीतर उतर चुकी है। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो सच में कौन है। सवाल मेरे मुंह से निकलते ही कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे घर ने भी ये सवाल सुन लिया हो। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि नाम और पहचान इंसानों के लिए होती है, कुछ चीज़ें उनसे परे होती हैं। उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, बस एक थकी हुई सच्चाई थी।
मैंने उस पल पहली बार महसूस किया कि मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने वजूद से प्यार कर बैठा हूँ। उसके बाद उसने मुझे बताया कि ये घर हमेशा खाली नहीं था। यहाँ लोग रहते थे, हंसते थे, सपने देखते थे और फिर धीरे धीरे चले जाते थे, कुछ अपनी मर्जी से और कुछ बिना बताए। हर बार घर थोड़ा और चुप हो जाता था और बरगद की जड़ें थोड़ी और गहरी। वो ये सब ऐसे बता रही थी जैसे किसी और की कहानी हो, पर उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जो सिर्फ अपनी कहानी सुनाते वक्त आती है। मैंने पूछा कि वो इन सब का हिस्सा क्यों है। उसने कहा कि कुछ रिश्ते चुने नहीं जाते, निभाए जाते हैं। वो इस घर से जुड़ी हुई है और जो भी इस घर को सच में अपना मान लेता है उससे उसका रिश्ता अपने आप बन जाता है। उसके शब्द सुनकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद मैं यहाँ आया ही इसलिए था क्योंकि ये रिश्ता पहले से तय था। उस रात मैं देर तक जागता रहा। कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी मुझे लगा जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों। बरगद की परछाई अब मुझे डराती नहीं थी बल्कि पहचान सी लगने लगी थी, और उसी पहचान के बीच मुझे ये डर सताने लगा कि अगर मैंने अब भी सच से मुंह मोड़ा तो शायद सुबह मुझे वो इंसान न मिले जो मैं खुद को समझता आया था। और उसी डर के साथ पहली बार मुझे ये साफ दिखने लगा कि प्यार अब मुझे बांध चुका था, और जो चीज़ बांध लेती है वो छोड़ने से पहले अपना पूरा सच दिखाती है। उस रात के बाद मुझे नींद कम और जागना ज़्यादा मिलने लगा, जैसे शरीर सो जाता हो लेकिन मन किसी अनजानी पहरेदारी पर खड़ा रह जाता हो। मैं बिस्तर पर लेटा रहता, आंखें बंद, और फिर भी कमरे की हर हलचल को महसूस करता। दीवारों की ठंड, फर्श की नमी और खिड़की से आती वो गहरी सी खामोशी, सब कुछ मिलकर ऐसा लगता जैसे घर मुझे सुन रहा हो। अब ये एहसास डरावना नहीं था, बस भारी था, जैसे कोई बहुत पुरानी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रख दी गई हो। वो अब पहले से ज़्यादा शांत रहने लगी थी। उसकी बातें कम हो गई थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी और गहरी हो गई थी। जब वो पास बैठती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा मन धीरे धीरे उसकी सांसों की लय पकड़ रहा हो। उसने कहा था कि कुछ सच बोलने से नहीं, सहने से समझ आते हैं। उस वक्त मुझे ये बात अजीब नहीं लगी क्योंकि मैं पहले ही बहुत कुछ बिना सवाल किए सहने लगा था। एक शाम उसने कहा कि वो मुझे उस घर का एक हिस्सा दिखाना चाहती है जिसे मैंने कभी ठीक से नहीं देखा। मैंने पूछा कि कौन सा हिस्सा, तो उसने बस इतना कहा कि वो जो हमेशा बंद रहता है। उसके ये शब्द सुनते ही मुझे पहली बार साफ याद आया कि इस घर में कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था कि अगर मैंने जान लिया तो मैं अनजान रहने का सुख खो दूंगा। हम धीरे धीरे पिछली तरफ बने उस छोटे से कमरे तक पहुंचे जहां मैं शायद ही कभी जाता था। वहां रोशनी कम थी और हवा में वही जानी पहचानी गंध, गीली मिट्टी और पुराने समय की। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे लगा जैसे अंदर का अंधेरा बाहर की तरफ खिसक आया हो। कमरे में कुछ खास नहीं था, बस दीवारों पर पुराने निशान और फर्श पर जमी हुई ठंड। फिर भी उस जगह में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था, जैसे ये कमरा खाली नहीं बल्कि भरा हुआ हो। उसने कहा कि ये घर हमेशा से किसी को ढूंढता रहा है, ऐसे लोगों को जो यहाँ ठहरना चाहते हैं, सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि किसी अपने की तरह। उसकी आवाज़ में कोई भावुकता नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने उससे पूछा कि वो खुद यहाँ क्यों है, तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि कुछ लोग घर ढूंढते हैं और कुछ घर बन जाते हैं। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट सा गया हो। मैं उसे समझना चाहता था, पर जितना समझने की कोशिश करता उतना ही महसूस करता कि ये समझ मेरे लिए बनी नहीं है। फिर भी उसके पास खड़े होकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे मैं किसी बहुत पुराने दर्द के पास बैठा हूँ जिसे अब रोने की ज़रूरत नहीं रही। उस रात उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ यहीं रोक सकता हूँ। मैं घर छोड़ सकता हूँ, शहर बदल सकता हूँ और उसे भी भूल सकता हूँ। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी दरार थी, जैसे वो सच में मुझे जाने का रास्ता दिखा रही हो। पर उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वो रास्ता अब मेरे लिए खुला ही नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए मुझे लगा कि मैं उसे नहीं, खुद को समझा रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत आई, और उसी राहत में कुछ ऐसा था जो मुझे बाद में समझ आया, जैसे किसी इंतज़ार को अंत मिल गया हो। उसने बहुत धीमे से मेरा हाथ पकड़ा और उस स्पर्श में वही पुरानी ठंड थी जो अब मेरी अपनी हो चुकी थी। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि अब मैं इस घर में मेहमान नहीं रहा, बल्कि किसी समझौते का हिस्सा बन चुका हूँ। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर पहले जैसा ही था, पर मैं वैसा नहीं रहा था। दीवारें अब मुझे पराई नहीं लगी और खिड़की के बाहर खड़ा बरगद अब डरावना नहीं बल्कि परिचित लग रहा था। ये परिचय डर से भी ज्यादा खतरनाक था,
क्योंकि डर इंसान को बचने का मौका देता है और परिचय उसे रोक लेता है। और उसी रोक के बीच मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो सिर्फ किसी घर से जुड़ी हुई नहीं थी, वो उस घर की याद थी, उसकी ज़रूरत थी और शायद उसका बदला भी। उसके बाद से मैं ये समझने लगा कि कुछ रिश्ते इंसान को बदलते नहीं, वे धीरे धीरे मिटाते हैं। मैं रोज़ खुद को पहचानने की कोशिश करता, पर हर सुबह उठकर लगता कि रात ने मेरे भीतर से कुछ और खुरच लिया है। आईने में चेहरा वही होता, पर नज़र ठहरती नहीं थी, जैसे आंखें किसी और को देखने की आदी हो गई हों। घर अब मुझे रोकता नहीं था, वो मुझे अपने भीतर समेटे जा रहा था और मैं उस समेटे जाने को अपनापन समझने लगा था। वो अब बहुत कम बोलती थी, पर जब भी बोलती उसके शब्द सीधे भीतर उतर जाते। उसने कहा था कि कुछ घर खून से नहीं, यादों से चलते हैं, और जब कोई उन्हें सच में अपना लेता है तो घर भी उसे छोड़ता नहीं। मैंने उस दिन पहली बार उससे पूछा कि क्या ये घर मुझे छोड़ने देगा। उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोली कि घर सवालों का जवाब नहीं देता, वो बस फैसले याद रखता है। उस जवाब के बाद मैंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। एक रात मैंने महसूस किया कि घर में मेरी चाल बदल गई है। मैं बिना सोचे उन जगहों पर चला जाता जहां पहले कभी नहीं गया था। पिछला कमरा, संकरी सीढ़ियां और वो कोना जहां हमेशा अंधेरा जमा रहता था। मुझे डर नहीं लग रहा था, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी। इंसान तभी सच में फंसता है जब उसे डर लगना बंद हो जाता है। उसने उस रात पहली बार अपना सिर मेरे कंधे पर रखा। उसका वजन हल्का था, पर उस स्पर्श में सदियों की थकान थी। उसने कहा कि उसने बहुत इंतजार किया है और अब उसे लगा है कि वो इंतजार खत्म हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो किसका इंतजार कर रही थी, तो उसने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि कुछ इंतजार नाम लेकर नहीं आते, वे बस दिल चुन लेते हैं। उसी रात मुझे सपना आया कि घर सांस ले रहा है, दीवारें फैल रही हैं, फर्श गहराता जा रहा है और बरगद की जड़ें कमरे के भीतर घुस आई हैं। उन जड़ों के बीच वो खड़ी थी, पर वो जैसी थी वैसी नहीं। उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी, वहां एक स्थिरता थी, जैसे बहुत कुछ तय हो चुका हो। उसने सपने में मुझसे कहा कि प्यार कभी कभी घर को अपना रास्ता बनाने का बहाना देता है। मैं नींद से उठा, पर सपना मेरे भीतर ही रह गया। कमरे की ठंड अब मेरे शरीर की ठंड से अलग नहीं लग रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, बरगद की पत्तियां फिर बिना हवा के हिल रही थीं, और मुझे साफ महसूस हुआ कि वो पेड़ अब बाहर नहीं, भीतर खड़ा है। मैंने पहली बार ये सोचा कि शायद मैं इस घर में रहने नहीं आया था, बल्कि इस घर को रहने के लिए कोई चाहिए था। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि अब मुझे सच जानने का हक है। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, बस एक थकी हुई ईमानदारी थी। उसने बताया कि ये घर कभी उसका नहीं था, पर वो हमेशा इस घर की रही है। उसने कहा कि यहाँ रहने वाले लोग उसे देखते थे, उससे बातें करते थे, उससे प्यार करते थे और फिर धीरे धीरे उसी घर का हिस्सा बन जाते थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वे लोग वापस जा सके। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा, और उस खामोशी में मुझे अपना जवाब मिल गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि धोखा इस बात में नहीं था कि वो चुड़ैल थी, धोखा इस बात में था कि उसने मुझे बताया ही नहीं कि प्यार यहाँ आने का रास्ता है और रुक जाना यहाँ की कीमत। मैं उस दिन पहली बार रोया, डर से नहीं, दर्द से, क्योंकि प्यार अगर सच हो तो सच का पता चलने के बाद भी दिल उसे छोड़ नहीं पाता, और मेरा दिल अब भी उसी के पास था जो मुझे इस घर से बांध चुकी थी। और उसी बंधन के बीच मुझे पहली बार ये डर लगा कि शायद मैं अब किसी कहानी का किरदार नहीं रहा, मैं खुद वो कहानी बन रहा था जिसे ये घर अगली बार सुनाएगा। उसके बाद से मेरे भीतर एक अजीब सी दोहरी जिंदगी चलने लगी। बाहर से सब सामान्य दिखता था, मैं काम पर जाता, लोगों से मिलता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन भीतर घर और वो लड़की हर समय साथ रहते थे। मैं किसी और से बात करता तो भी मुझे लगता जैसे वो सुन रही हो, और किसी और जगह खड़ा होता तो भी महसूस होता कि मेरे पैरों के नीचे वही फर्श है, वही ठंड, वही पुरानी नमी। ये कोई डर नहीं था, बल्कि एक स्थायी एहसास था कि मैं जहां भी हूं, घर मेरे भीतर ही है। वो अब मुझे पहले की तरह नहीं देखती थी। उसकी नज़र में अपनापन कम और किसी अजीब सी तसल्ली ज़्यादा हो गई थी, जैसे वो किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हो जहां अब सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती। उसने मुझसे कहा कि हर घर को किसी ना किसी दिन ये तय करना पड़ता है कि वो किसे अपना मानेगा और किसे जाने देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने ये फैसला कर लिया है। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस एक लंबा इंतज़ार खत्म होने का सुकून था। एक रात मैंने पहली बार घर को छोड़ने की कोशिश की, बिना उसे बताए, बिना किसी योजना के। बस कपड़े उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
जैसे ही मैंने कुंडी पर हाथ रखा, मेरे भीतर एक तेज सी ऐंठन उठी, ऐसी जैसे कोई पुरानी याद अचानक जाग गई हो। मेरा सिर घूमने लगा और कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ कुंडी पर, सांसें तेज और दिल में एक अजीब सा अपराध बोध, जैसे मैं किसी अपने को धोखा देने जा रहा हूँ। मैं वापस मुड़ा और उसी जगह बैठ गया। उस पल मुझे ये साफ समझ आ गया कि ये सिर्फ डर नहीं है जो मुझे रोक रहा है, बल्कि एक आदत है, एक अपनापन जिसे तोड़ना अब मेरे बस में नहीं रहा। उसी समय वो कमरे में कदम रखा। मुझे नहीं पता वो कब आई, पर उसकी मौजूदगी वैसे ही कमरे में फैल गई जैसे ठंड फैलती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सामने बैठ गई, और उस चुप्पी में मुझे पहली बार साफ महसूस हुआ कि वो जानती थी कि मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा कि जाने की चाह आना स्वाभाविक है, पर हर चाह पूरी नहीं होती। उसके शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी, जैसे वो ये सब बहुत बार देख चुकी हो। मैंने उससे पूछा कि क्या वो कभी इस घर से आज़ाद हुई है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज़ादी कुछ चीज़ों के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें बस निभाई जाती हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ किसी घर से नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने वचन से बंधी हुई है। अगली सुबह घर पहले से ज़्यादा शांत था, इतनी शांति की आवाज़ें भी डराने लगी थीं। मैंने दीवारों को छुआ और पहली बार मुझे लगा जैसे वो मुझे पहचान रही हों। ये एहसास अजीब था, क्योंकि इंसान किसी जगह से जुड़ना चाहता है, पर जब जगह ही इंसान को पहचानने लगे तो रिश्ता बराबरी का नहीं रहता। उसी दिन मुझे पता चला कि मैं अब इस घर का हिस्सा नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत बन चुका हूँ। वो उस शाम मेरे पास बैठी और उसने बहुत धीमे से कहा कि प्यार कभी भी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता। कभी कभी प्यार जगहों से, यादों से और उन चीज़ों से जुड़ जाता है जिन्हें इंसान नाम भी नहीं दे पाता। उसने कहा कि वो मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां चोट लगना बस एक पड़ाव होता है। उसके शब्द सुनकर मेरे भीतर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक थकी हुई समझदारी आई, जैसे अब लड़ने का वक्त निकल चुका हो। उसी रात मैंने पहली बार घर को स्वीकार किया। ये कोई फैसला नहीं था, बस एक हार थी जिसे मैंने शांति के साथ मान लिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बरगद अब मुझे डरावना नहीं लगा। उसकी जड़ें, उसकी छाया, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। उस पल मुझे ये समझ आया कि कुछ चीज़ें इंसान को डराकर नहीं, बल्कि अपनाकर बांधती हैं। और उसी अपनाने के बीच मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब इस कहानी का आखिरी श्रोता नहीं हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, और शायद इसका अगला अध्याय भी। उसके बाद के दिन किसी गिनती में नहीं बंधे थे। सुबह और शाम का फर्क सिर्फ रोशनी का रह गया था, एहसास का नहीं। मैं उठता, काम पर जाता, लौटता, और हर बार दरवाज़ा खोलते हुए ये महसूस करता कि मैं कहीं बाहर से नहीं, बल्कि कहीं भीतर से लौट रहा हूँ। घर अब मुझे रोकता नहीं था, नहीं बुलाता था, वो बस मौजूद रहता था, जैसे कोई पुराना रिश्ता जो सवाल नहीं करता, बस याद दिलाता है कि तुम यहाँ के हो। वो अब मेरे साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी, पर हमारे बीच की बातें कम होती जा रही थीं। हम अक्सर एक ही कमरे में चुपचाप बैठे रहते, और उस चुप्पी में कोई खालीपन नहीं होता था। कभी कभी वो मेरी तरफ देखती, जैसे ये परख रही हो कि मैं अब भी वही हूँ या बदल चुका हूँ। और हर बार मुझे लगता कि उसका ये देखना किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज़ का है जो समय से बाहर खड़ी होकर किसी फैसले का इंतज़ार कर रही है। एक शाम उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अपने पुराने घर की याद आती है। सवाल साधारण था, पर उसके पीछे कुछ और छुपा था। मैंने कहा कि याद तो आती है, पर अब वो याद किसी जगह की नहीं, बस एक तस्वीर की तरह है। ये सुनकर उसने सिर हिलाया, जैसे यही जवाब वो सुनना चाहती थी। उसने कहा कि जब यादें तस्वीर बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि इंसान अपनी जगह बदल चुका है। उस रात मैंने फिर से जाने की कोशिश नहीं की, इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जाने का मतलब अब मेरे लिए साफ नहीं रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर मैं चला भी जाऊं, तो क्या सच में जा पाऊंगा, या बस शरीर ही बदलेगा, भीतर वही घर रहेगा। ये ख्याल मुझे डराने के बजाय थका देने लगा, और थकान में इंसान अक्सर वही चुनता है जो कम दर्द देता है। धीरे धीरे मुझे घर की छोटी छोटी आदतें समझ आने लगीं। कौन सी दीवार ठंडी रहती है, कौन सा कोना हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, और किस समय खिड़की के पास खड़े होने से वो अजीब सी गंध महसूस होती है। ये सब जानना किसी खोज के जैसा नहीं था, बल्कि किसी पुराने काम को याद करने जैसा था, जैसे मैं ये सब पहले भी जानता था, बस भूल गया था। वो एक दिन अचानक बोली कि कुछ रिश्ते हमेशा बराबरी के नहीं होते। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी देखी। उसने कहा कि उसने कभी चाहा नहीं था कि कोई यहाँ इस तरह बंधे, पर घर की अपनी ज़रूरतें होती हैं और वो उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उस पल मुझे पहली बार उस पर गुस्सा नहीं आया, मुझे उस पर तरस आया, जैसे वो भी किसी ऐसी चीज़ की कैदी हो जिसे उसने चुना नहीं था।
उसी रात मैंने उससे पूछा कि क्या कभी ये सब खत्म होगा। उसने जवाब देने में देर की, फिर बहुत धीमे से कहा कि खत्म होना भी एक तरह की शुरुआत होती है और हर शुरुआत किसी और के लिए होती है। उसके शब्द सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है और शायद वो भी सिर्फ मेरी नहीं थी। हम दोनों किसी और ही कथा के हिस्से थे जो हमसे पहले शुरू हुई थी और हमारे बाद भी चलेगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो कमरे में एक अजीब सी हल्कापन था। ठंड वही थी, दीवारें वही थीं, पर मेरे भीतर कुछ बैठ गया था, जैसे किसी ने मेरे मन के भीतर एक खाली जगह भर दी हो। मैंने आईने में खुद को देखा और पहली बार डर नहीं लगा। ये डर का खत्म होना नहीं था, बल्कि डर को पहचान लेने जैसा था, और पहचान लेने के बाद डर अपना असर खो देता है। उस दिन मुझे ये साफ समझ आ गया कि प्यार और धोखा अब अलग अलग चीज़ें नहीं रह गई थीं। प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था और धोखे ने मुझे यहाँ रोक लिया था। दोनों मिलकर एक ऐसी डोर बना चुके थे जिसे तोड़ना शायद संभव था, पर खींचते ही बहुत कुछ बिखर जाता। और उसी समझ के साथ मैंने पहली बार ये मान लिया कि मैं यहाँ फंसा नहीं हूँ, मैं यहाँ चुना गया हूँ। और ये चुनना मेरी जिंदगी का सबसे खामोश और सबसे भारी फैसला बन चुका था। उसके बाद घर में कुछ ऐसा बदलने लगा जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल था। जैसे किसी ने रोजमर्रा की चीजों में बहुत हल्का सा झुकाव डाल दिया हो। दरवाजे पहले जैसे ही खुलते थे, पर खोलते वक्त मन में ये ख्याल जरूर आता कि अगर मैं जरा देर कर दूं तो शायद दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। दीवारें वहीं थीं, पर उनके पास खड़े होकर ऐसा लगता जैसे वे मेरी पीठ के पीछे कुछ फुसफुसा रही हों, और जैसे ही मैं पलटता सब कुछ सामान्य हो जाता। वो अब पहले से ज्यादा पास रहने लगी थी, पर इस पास होने में गर्मी नहीं थी। उसकी मौजूदगी ठंडी थी, स्थिर थी, जैसे किसी चीज ने बहुत पहले से तय कर लिया हो कि उसे कैसा होना है। जब वो मेरी तरफ देखती तो मुझे कभी कभी लगता कि वो मुझे देख नहीं रही, बल्कि मेरे भीतर झांक रही है, जैसे वो ये जानना चाहती हो कि मैं कहाँ तक बदल चुका हूँ। मैं इस एहसास को प्यार का गहराना समझता रहा, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत जुड़ जाता है तो उसे हर अजीब बात भी अपनापन लगने लगती है। एक रात मैंने महसूस किया कि घर की आवाज़ें अब बाहर से नहीं आती, वे भीतर से आती थीं, जैसे मेरी सांसों के बीच से, दिल की धड़कन के साथ साथ। मैं लेटा हुआ था और अचानक मुझे लगा कि कमरे में कोई चल रहा है, पर फर्श पर नहीं, कहीं और। उस चलने की आवाज़ में वजन नहीं था, पर मौजूदगी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब देखना ज़रूरी नहीं था, महसूस करना ही काफ़ी था। उसने उस रात बहुत धीमे से मुझसे पूछा कि क्या मुझे अब भी ये फ़र्क पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने जवाब देने से पहले सोचा, और वही सोच मुझे डरा गई। बाहर अब मेरे लिए एक तस्वीर बन चुका था, चलती गाड़ियाँ, लोग, आवाज़ें, सब कुछ जैसे किसी और की जिंदगी हो। असली जिंदगी अब इस घर के भीतर से मटाई थी, और मैं इसे सच मानने लगा था। उसने मेरी खामोशी को जवाब समझ लिया, और पहली बार उसकी आंखों में संतोष दिखा। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि आईने में मेरी परछाई कभी कभी मुझसे ज़रा देर से हिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि अगर ध्यान न दो तो पकड़ में ना आए। पहले मैंने इसे थकान कहा, फिर रोशनी का खेल, और फिर कुछ कहना ही बंद कर दिया। इंसान जब किसी चीज़ को नाम देना बंद कर देता है तो वो चीज़ उसे आसानी से अपना बना लेती है। वो अब मेरे नाम को अलग तरह से पुकारने लगी थी। वही नाम, वही आवाज़, पर उसमें एक खिंचाव था, जैसे नाम नहीं, कोई बुलावा हो। जब वो मुझे बुलाती तो मैं अनजाने में उसकी तरफ खींच जाता, जैसे मेरे पैरों को आदेश की ज़रूरत ना हो। मैंने खुद से कहा कि ये सब प्यार की आदत है, क्योंकि प्यार भी तो इंसान को बुलाता है, खींचता है। फ़र्क बस इतना है कि प्यार लौटने देता है। एक शाम बिजली चली गई, अंधेरा गहरा था, पर डर नहीं था। अंधेरे में उसने मेरा हाथ पकड़ा, और उस पकड़ में कोई सहारा नहीं था, बस एक तयशुदा दावा था। उसी पल मुझे लगा जैसे घर ने भी मुझे पकड़ लिया हो, दीवारों और फर्श के जरिए। बाहर से कोई आवाज़ आई, शायद किसी बच्चे के खेलने की, और मुझे अजीब लगा कि वो आवाज़ कितनी दूर की लग रही है, जैसे किसी और समय से आ रही हो। उस रात मैंने सपना नहीं देखा, या शायद सपना इतना असली था कि जागने पर भी खत्म नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे घर की हर चीज़, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ मुझसे परिचित हो गई हैं, जैसे वे मुझे पहचानती हों और मेरी पहचान उनसे जुड़ गई हो। जब मैं उठा तो कमरे की ठंड मेरे भीतर तक उतर चुकी थी, और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि ये ठंड मौसम की नहीं है। और उसी एहसास के साथ मुझे समझ आया कि अब सवाल ये नहीं रहा कि वो क्या है, सवाल ये था कि मैं क्या बनता जा रहा हूँ
उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब घर ने पहली बार बिना किसी आवाज के अपनी मौजूदगी जताई। मैं सुबह उठा तो देखा कि खिड़की पूरी खुली हुई है, जबकि मुझे याद है कि मैंने उसे रात में बंद किया था। बाहर बरगद वैसा ही खड़ा था, पर उसकी छाया अब कमरे के भीतर तक आ गई थी, जैसे वो सिर्फ बाहर रहने से संतुष्ट न हो। मुझे अजीब नहीं लगा, बस थोड़ा थकान जैसा महसूस हुआ, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो और मैं उसे भूल गया हूं। वो उस दिन देर से आई। आते ही उसने कमरे को देखा, फिर मुझे, और उसकी नज़र एक पल के लिए मेरे चेहरे पर ठहर गई, जैसे वो कुछ परख रही हो। उसने कुछ नहीं पूछा, बस कहा कि अब ये घर मुझे पहचानने लगा है। मैंने हंसने की कोशिश की, पर आवाज़ नहीं निकली। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि मेरे भीतर से हंसी की आदत कहीं छूटती जा रही है। शाम होते होते घर भारी हो गया। ये कोई डर नहीं था, बस एक दबाव था, जैसे हवा मोटी हो गई हो। मैंने पानी पीना चाहा, पर गिलास उठाते ही हाथ रुक गया, क्योंकि मुझे लगा जैसे कोई और भी उसी गिलास की तरफ देख रहा है। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई, बहुत पास। उसकी सांस ठंडी थी, और उसी ठंड में एक अजीब सी अपनापन था, जैसे यही सही जगह हो। उस रात मैंने बाहर जाने की कोशिश नहीं की, न इसलिए कि मैं डर रहा था, बल्कि इसलिए कि बाहर जाने का ख्याल ही बेमतलब लगने लगा था। कमरे की दीवारें अब मुझे रोकती नहीं थीं, वे बस मौजूद थीं, जैसे ये तय कर चुकी हों कि मुझे कितना ही सोचना है। उसने बहुत हल्के से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त सोचने की ताकत सच में नहीं बची थी। आधी रात के बाद घर में एक हलचल हुई। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे घर में सांस ली हो। उसी पल मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूं, और ये समझ डर से नहीं, एक अजीब स्वीकार से आई। मैंने उसकी तरफ देखा, वो शांत थी, बहुत शांत, जैसे ये सब उसी तरह होना चाहिए था। सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि कुछ तय हो चुका है। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, पर मेरे भीतर कुछ अपनी जगह से हिल गया था। मैंने आईने में खुद को देखा, और पहली बार ये सोच नहीं आई कि मैं कैसा दिख रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना लगा कि आईना अब सवाल नहीं पूछता। वो जाते वक्त बस इतना बोली कि हर घर किसी को रोकने से पहले उसे बदलता है। मैंने उससे पूछा कि बदलने का मतलब क्या है, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो चली गई, और उसके जाने के बाद भी कमरे में उसकी ठंड बची रही, जैसे वो पूरी तरह गई ना हो। उस दिन के बाद मुझे ये जानने की जरूरत नहीं रही कि सच क्या है, क्योंकि सच अब किसी जवाब में नहीं, मेरी आदतों में उतरने लगा था। समय अचानक तेज हो गया, दिन और रात का फर्क मिटने लगा, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार कब मैं बाहर किसी और जगह गया था। घर अब सवाल नहीं करता था, वो आदत बन चुका था। वो आती थी, बैठती थी, जाती थी, और हर बार उसके जाने के बाद कमरे में वही ठंड रह जाती थी, जैसे उसने कुछ छोड़ दिया हो। मैंने इसे नोटिस करना बंद कर दिया, क्योंकि नोटिस करना अब थकाता था। लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले पड़ोसी बदले, फिर आसपास के चेहरे। जो मिलते भी वे बात कम करते, और मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे मैं कुछ समझता नहीं हूँ। एक दिन किसी ने पूछा कि मैं कब से यहाँ रह रहा हूँ, और मुझे जवाब देने में देर लग गई। मुझे सच में याद नहीं आया। मैंने हंसकर टाल दिया, और उसी पल समझ गया कि समय अब मेरा नहीं रहा। घर में चीजें अपने आप बदलती रहीं। अलमारी की जगह, मेज का कोण, खिड़की की ऊंचाई, सब कुछ वही था, पर हर चीज थोड़ी सी अलग। जैसे घर खुद को मेरे हिसाब से नहीं, मुझे अपने हिसाब से ढाल रहा हो। वो कम बोलने लगी, जरूरत ही नहीं रही। जब भी मैं कुछ सोचता, उसके चेहरे पर वही भाव आ जाता, जैसे जवाब पहले से तय हो। एक रात उसने बस इतना कहा कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा भी नहीं क्यों। सवाल पूछने की आदत पहले ही छूट गई थी। उसी रात मैंने आईने में देखा कि मेरी परछाई अब देर से नहीं हिलती, वो मेरे साथ ही रुक जाती थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं क्या करता हूं। फिर एक सुबह ऐसा आया जब दरवाजा खुला ही नहीं। कुंडी थी, पर मतलब नहीं। बाहर की आवाजें बहुत दूर लग रही थीं, जैसे किसी और की दुनिया हो। मैंने खिड़की से देखा, बरगद की जड़ें अब साफ दिख रही थीं। दीवार के पास नहीं, दीवार के भीतर। मुझे अजीब नहीं लगा, मुझे लगा अब देर हो चुकी है। वो मेरे पास आई, और पहली बार उसका हाथ गर्म लगा, बहुत हल्का, बहुत देर बाद। उसने कहा कि घर अब संतुलन में है। मैंने पूछा मैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोली कि संतुलन में आने के लिए किसी को रहना पड़ता है। मैंने सिर हिला दिया। हाँ कहना आसान था, ना कहना अब भाषा में नहीं बचा था। आखिरी तेज बदलाव एक झटके में हुआ। बाहर से कोई आया, या शायद कभी आता था। दरवाजे पर आहट, फिर खामोशी। घर ने प्रतिक्रिया दी।
कोई चीख नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस सन्नाटा। उसके बाद सब शांत हो गया, बहुत शांत। अब मैं यहाँ हूँ, घर वैसा ही है, वो भी है, पर वो पहले जैसी नहीं। और अब मैं किसी से ये नहीं कहता कि मैं यहाँ रहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, ये घर अब खाली नहीं रहता। एक रात उसने खुद कहा कि अब मुझे सब जान लेना चाहिए। उसकी आवाज में न डर था न झिझक, जैसे ये बात वो बहुत पहले कह चुकी हो, बस सुनने वाला अब मिला हो। उसने कहा कि जिस रूप में मैं उसे देखता रहा वो सिर्फ जरूरत थी, ताकि मैं ठहरूं, सवाल न करूं और भागने की सोच भूल जाऊं। असली वो इससे बहुत पुरानी है, बहुत थकी हुई और बहुत गुस्से में भी। उसने बताया कि वो कभी इंसान थी, बहुत पहले, किसी और घर में, किसी और नाम से। उसने भी किसी से प्यार किया था और उसी प्यार ने उसे सबसे पहले धोखा दिया था। जिस दिन उसे मारा गया उस दिन घर नहीं था, बरगद नहीं था, बस जमीन थी। और जमीन ने उसका डर, उसका गुस्सा सब अपने भीतर ले लिया। वही गुस्सा बाद में शक्ल लेने लगा। पहले फुसफुसाहट बना, फिर परछाई, और फिर ऐसा रूप जिसे इंसान देख सके। उसने कहा कि वो किसी को यूं ही नहीं पकड़ती, वो उन्हें चुनती है। ऐसे लोगों को जो घर ढूंढ रहे हों, जो प्यार में भरोसा जल्दी कर लेते हों और जो टूटने के बाद भी रुक जाते हों। उसने माना कि उसने मुझे बहकाया, पर यह भी कहा कि अगर मैं पहले ही चला जाता तो वो मुझे नहीं रोकती। उसकी जरूरत पकड़ने की नहीं थी, उसकी जरूरत टिकने की थी। फिर उसने पहली बार बिना मुस्कुराए मेरी तरफ देखा। उस पर उसका चेहरा वही नहीं रहा, आंखें ज्यादा गहरी थीं और परछाई गलत जगहों पर पड़ रही थी। उसने कहा कि वो अब इंसान बनने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इंसान बनकर उसने सब खोया था। अब वो वही है जो डर और इंतजार के बीच पैदा हुआ। उसने साफ कहा कि वो किसी को मारती नहीं, पर छोड़ती भी नहीं। जो रुक जाता है वो धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है जैसा घर को चाहिए। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डर रहा हूं। मैंने सच कहा, नहीं, डर बहुत पीछे छूट चुका था। उस पर उसने सिर हिलाया, जैसे यही जवाब वो चाहती थी। इसके बाद सब जल्दी हुआ। उसका आना जाना खत्म हो गया। वो अब जाती नहीं थी। रात और दिन में फर्क नहीं रहा। उसकी आवाज कभी बाहर से नहीं आती थी, सीधे मेरे सिर के भीतर आती थी। आखिरी बात उसने ये कही कि चुड़ैल होना कोई रूप नहीं है, ये एक काम है। याद रखना, रोकना और अगला इंतजार करना। उसने कहा कि हर चुड़ैल अकेली नहीं होती, पर हर चुड़ैल को कोई न कोई चाहिए जो कहानी आगे बढ़ाए। और तब मुझे समझ आया कि मैं बचा नहीं हूं, मैं बदला नहीं गया हूं, मैं बस चुना गया हूं। अब लोग जब उस घर के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि रात में वहां किसी लड़की की परछाई दिखती है, और कभी कभी किसी आदमी की भी। वे नहीं जानते कि परछाई बदल रही है, क्योंकि चुड़ैल अब अकेली नहीं है। उस रात उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, ना ये कि मैं तैयार हूं या नहीं, ना ये कि मैं डरता हूं या नहीं। वो जानती थी अब सवालों का वक्त निकल चुका है। उसने कहा कि इंसान तब तक इंसान रहता है जब तक उसे अपने डर से भागने की आदत होती है। जिस दिन वो डर के साथ बैठना सीख लेता है, उसी दिन वो बदलना शुरू हो जाता है। उसके शब्द सीधे थे, बिना घुमाव के, जैसे कोई नियम पढ़ा जा रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे भीतर अब विरोध करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने मुझे आईने के सामने खड़ा किया। आईना वही था, पर उसमें जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। चेहरा मेरा था, पर आंखों में वो थकान नहीं थी जो मेरी हो। वहां इंतजार था, बहुत पुराना इंतजार। उसने कहा कि ये घर अब संतुलन में है, और संतुलन हमेशा दो तरफा होता है, एक वो जो रोकता है और एक वो जो बुलाता है। उस पल मुझे समझ आया कि वो अकेली क्यों नहीं रह सकती थी। चुड़ैल को ताकत किसी मंत्र से नहीं मिलती, उसे ताकत मिलती है उस इंसान से जो डर को छोड़ देता है। जैसे ही इंसान डर छोड़ता है, वो चुड़ैल का हिस्सा बन जाता है। मैं चिल्ला सकता था, भाग सकता था, पर उन सब का मतलब अब खत्म हो चुका था। घर ने पहले ही मुझे अपने भीतर ले लिया था। उसने मेरा नाम लिया। पहली बार उस नाम में प्यार नहीं था, उस नाम में हुक्म था। मेरे भीतर कुछ टूटा, और जो टूटा वो वापस जुड़ा नहीं। मुझे दर्द नहीं हुआ, यही सबसे डरावनी बात थी। सुबह जब लोग उस घर के पास से गुजरे तो उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि बरगद की छाया पहले से गहरी है। किसी ने कहा कि रात में दो परछाइयां दिखीं, एक लड़की की, एक आदमी की, पर जब सुबह हुई तो सिर्फ एक परछाई रह गई। अब मैं उस घर में रहता हूं। मैं किसी को पकड़ता नहीं, मैं किसी को बुलाता भी नहीं। मैं बस देखता हूं कौन रुकता है, कौन सवाल पूछना बंद करता है, और कौन प्यार को इतना सच मान लेता है कि डर को झूठ समझने लगता है।
चुड़ैल अब भी है, पर वो सामने नहीं आती। अब लोग मुझे देखते हैं, और यही सबसे आखिरी धोखा है।